जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा यूपीएससी पेपर की चलाई गई टेस्ट सीरीज के 4th पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये 4th पेपर का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सचेतक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, हमें उस पर विचार करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह केवल राष्ट्रीय स्तर के दल, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, का संसद में अपना सचेतक होता है। सेकंड, राष्ट्रीय स्तर के दल के सचेतक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, ये आप विप सचेतक यानी कि विप जो है, आप जानते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है उसमें बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये जो विप है, चाहे हाँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना विप जो है वो बना सकती हैं। और ये कोई, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है, ना ही जो रूल ऑफ हाउस है उनमें भी इसका कोई भी मेंशन नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये कन्वेंशन के थ्रू बनाई गई है ये बॉडी, विप। तो विप का मेन काम होता है कि कभी भी मान लीजिए जो हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी तरह की इंफॉर्मेशन अपने जो मेंबर है उनको देना चाहती है। मान लीजिए कोई बिल आया है या कोई भी जो फंक्शनिंग है, वो चाहते हैं कि हमारे जितने मेंबर हैं उनको इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाए, किस तरह से उनको किस बिल के जो है अगेंस्ट वोट करना है, किस बिल के पक्ष में विपक्ष में। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये काम आप एक समझ जाइए मॉनिटर की तरह काम करता है। ठीक है, वेब का काम। तो ये जो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि केवल राष्ट्रीय स्तर के की जो दल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबके पास कोई भी बना सकता है विप, तो इतना कोई लोड वाली बात नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, राष्ट्रीय स्तर के दल के सचेतक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है, इसको नियुक्त करने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। नॉर्मली कोई भी जो पार्टी है वो किसी भी मेंबर को whip बना सकता है और उसका जो पॉलिटिकल लीडर है वो उसको कह सकता है कि मतलब एक असाइन कर दिया गया किसी भी मेंबर को। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है नियुक्त। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है स्थानीय सरकार के केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। देखिए, जो बॉडी है ये सेटअप की गई थी 1954 में और इसको प्रेसिडेंट ने अपने एक ऑर्डर के, जो कि इनको ये ऑर्डर का जो 200 आर्टिकल 263 के अंतर्गत इनको पावर मिलती प्रेसिडेंट को, तो उसके थ्रू ये बनाया गया था। ये इसका मेन पर्पस था जब इसको बनाया गया था कि जो भी लोकल गवर्नमेंट यानी कि वही जो सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी चाहे रूरल लोकल गवर्नमेंट होगी, तो उनकी फंक्शनिंग के लिए इसको बनाई गई थी काउंसिल में, ताकि ये जो सेंट्रल काउंसिल है ये रीजनल जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है उनके रूल रेगुलेशन, कोई भी अगर लेजिस्लेशन या फिर कोई भी जो कानून आया है जो भी, तो उसमें उनका क्या रोल रहेगा, सेंटर और स्टेट आपस में कॉपरेट करें, तो मतलब उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है। तो ये बात होगी जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों अंतर्गत संसद के अधिनियम द्वारा
गठित की गई थी। देखिए, संसद के अधिनियम द्वारा, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं किया गया है, ये एक ऑर्डर के थ्रू किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है, यह नगरीय और ग्रामीण दोनों स्थानीय शासन से संबंधित कार्य करती है। देखिए, ये जब बनाया गया था तो ये ऐसे ही काम करती थी, ये दोनों के लिए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट रूरल की हो या अर्बन की हो, दोनों के लिए करती थी। बट इसको बाद में चेंज कर दिया गया था, और इसको चेंज करके 1958 में केवल अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए ही असाइन किया गया था। और इसको जो हेड किया जाता है, जो इसके चेयरमैन है, वो भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ही होते हैं, यानी कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, बट दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि राष्ट्रपति की वीटो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि निजी सदस्यों के विधेयक की स्थिति में आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का जो है, ये प्राइवेट मेंबर बिल में इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, धन विधेयक की स्थिति में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो मनी बिल है, इस मनी बिल में सस्पेंशन वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। मनी बिल के सिवा बाकी कोई अगर बिल है, ऑर्डिनरी बिल, तो उसमें सस्पेंशन वीटो जो है, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास होती है। ठीक है, सस्पेंशन वीटो का क्या मतलब होता है, निलंबनकारी, कि मान लीजिए कोई बिल आया है प्रेसिडेंट के पास, उनको एक्ट बनने के लिए, उनको साइन करने के लिए, असेंट देने के लिए, बट प्रेसिडेंट को लगा कि अरे नहीं, इस पे एक बार फिर से सोच विचार करना जरूरी है पार्लियामेंट का, तो ये वापस वो बिल भेज दिया गया है पार्लियामेंट में, और फिर से चाहे पूरी जो लोकसभा है, राज्यसभा, उस पर कंसिडरेशन करे या ना करे, वापस दे देती है प्रेसिडेंट को, तब उनको साइन करना पड़ जाता है। तो ये बात हो रही थी सस्पेंशन वीटो की। तो ये मनी बिल में नहीं ये पावर होती है, जो प्रेसिडेंट के पास मनी बिल अगर आया तो उनको असेंट देना ही है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और हम देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारे पास बी और डी बचेगा। और फिर थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, जो कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो की कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उससे रिलेटेड जो है वीटो नहीं होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास कर दिया गया है दोनों लोकसभा से राज्यसभा से, तो उसको असेंट देनी होती है प्रेसिडेंट को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, जिसका अर्थ है कि दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकती है और दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान नहीं करते हैं। देखिए, जो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है, तो ये जैसे इसमें बोला जा रहा है कि व्हिप जारी कर देती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, ये होता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सीक्रेट बैलेट, आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये जो इसमें बोला है खुले मतपत्र, ओपन बैलेट के थ्रू नहीं होता है, बल्कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट में होगा तो कौन क्या दे रहा है वोटिंग, और इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी अपनी व्हिप जारी करने का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। बट वही अगर दूसरा स्टेटमेंट देखे, जो बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान नहीं कर सकते। देखिए, आप जानते हैं जो एमएलए हैं, ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ये जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसमें भागीदारी रहती है स्टेट्स की। बट यदि वाइस प्रेसिडेंट का होता है तो उसमें भागीदारी नहीं रहती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही उस पे वोटिंग कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। बल्कि
तो ये जो बात है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हैं प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर इसको वाइस प्रेसिडेंट से कंपेयर किया जाए तो वो पूरे इंडिया को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए पूरी स्टेट्स का भी भागीदारी होनी जरूरी है, बट वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ा हुआ अगर है तभी आप इसको कर पाएंगे, तो इसमें कुछ तुक्का और वैसी वाली चीजें नहीं है। तो पहले इसका ये जो क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से किस समिति ने प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और आपातों के प्रबंधन के लिए समवर्ती सूची में एक नई प्रविष्टि सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? देखिए, आप जानते हैं जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये हमारे जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जब आई थी, जब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने दिया था, रिकमेंडेशन दी थी कि एक नई एंट्री को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों के दोनों लोग अपना कोई भी कानून बना सकते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसको ऐड कर दिया जाए, पर ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट आ गया था 2005 में, लेकिन इसको किसी लिस्ट में नहीं दिया गया है, बल्कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, वो उसकी एंट्री 23 यदि देखी जाए, तो इस 23 के अंतर्गत जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उसके थ्रू इसको एक्ट को बनाया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया था, लेकिन अलग से कोई भी लिस्ट नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कि एफएटीएफ से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा अनुरक्षित कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम क्षेत्राधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आप जानते हैं एफएटीएफ जो है, ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म को जो फाइनेंस किया जाता है, तो उसका एक वॉच डॉग की तरह काम करती है, ठीक है। और करीब 37 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। साथ ही साथ यदि दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूरोपियन कमीशन देखा जाए और गल्फ जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन कमीशन, दोनों इसके मेंबर हैं। ये बात हुई एफएटीएफ की। इसको कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। G7 समिट हुई थी पेरिस में, उसमें इसका बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी लिस्ट होती है, दो लिस्ट होती हैं इसमें, आप जानते होंगे। एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज को डाला जाता है जो कि जिनके लिए बहुत ही हाई रिस्क है कि जो कंट्रीज टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं, तो बहुत ही हाई लेवल में उनमें दिक्कत हो गई है और एकदम इमिडिएटली उसको सही करने की जरूरत है, तो ऐसे देशों को डाल दिया जाता है। बाकी कंट्रीज उन पे सैंक्शन लगाती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, आज तक सिर्फ दो कंट्रीज हैं अभी करंटली, जो कि नॉर्थ कोरिया और ईरान है, इन दोनों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। और आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान के साथ हमेशा ग्रे लिस्ट का खतरा मंडराता रहता है, उनको भी डाला जा चुका है। तो ये जो दो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट क्या होता है कि ब्लैक लिस्ट से थोड़ा इसमें ईज रहता है कि इसको ये जो जब किसी को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो ये हो जाता है कि उनको अपने रीजन में, अपने स्टेट में कोई भी कानून ऐसे लाने होंगे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हो और जो टेररिज्म को फाइनेंस किया जा रहा है उसके खिलाफ हो, तो उस पे जो है ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। तो ये बात हुई एफएटीएफ की। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोला है, या ब्लैक लिस्ट किए गए देशों की सूची है जो अपने धन शोधन रोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की गतिविधियों को विनियमित करने में दोषयुक्त माने गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट, वर्तमान में इसमें केवल दो देश, उत्तर कोरिया और ईरान सम्मिलित है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लोकसभा के महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है उस पे विचार करना है। ठीक है, तो लोकसभा के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है महासचिव का पद भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव के पद के समकक्ष होता है। दूसरा, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति की ओर से वह सांसदों को संसद के अधिवेशन में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट बोला है कि महासचिव का पद भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव के पद के समकक्ष होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर इसका जो सेकंड बोला है, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। सेक्रेटरी जनरल जो है लोकसभा के, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। ठीक है, जो भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब इनके हाथ में होता है, सेक्रेटरी जनरल के हाथ में होता है, और इनको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर लोकसभा के। ठीक है, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि राष्ट्रपति। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा इसका। और आप देखेंगे, आपको इसमें बाकी स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो, यदि आपको सेकंड पता है तो आप इसका आंसर इजिली लगा लेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा A, 1 and 3। लोकसभा के महासचिव से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हो गए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि संविधान के भाग 9A के अंतर्गत महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्यों का चयन महानगर क्षेत्र के नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों और पंचायत के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। ये हम लोगों को ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये इसमें अगर आपको रटा नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की। देखिए, राज्य विधायक निलंबित हो जाती है और संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट, संसद सत्र के संचालन के दौरान भी राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। थर्ड, संघीय सरकार किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट को कोई भी मैटर है उस पर डायरेक्शन दे सकती है, आप ये काम करिए, ऐसे करिए। हो सकता है वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड हो, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। यदि पहला स्टेटमेंट देखें जो बोल रहा है कि राज्य विधायक निलंबित हो जाती है, और देखिए ऐसा नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि आप जानते हैं जो हमारी राज्य विधायिका है, ये काम करती है अपना, इनका निलंबन नहीं होता है, ये रहती है सेशन में। ठीक है, ये जो नेशनल इमरजेंसी में नहीं होता है, यदि स्टेट इमरजेंसी होती है तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है, जो संसद सत्र के संचालन के दौरान भी राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, ये भी जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट बोला है ये भी गलत है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें जो है प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं दे सकता स्टेट सब्जेक्ट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि पार्लियामेंट सेशन में है तो ये काम पार्लियामेंट का है, ना कि राष्ट्रपति का। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सॉरी 3 यानी कि डी आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो पहला स्टेटमेंट बोला है, वह राज्यसभा के सभापति के परामर्श करने के पश्चात सदन की संयुक्त बैठक के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी होता है।
नेक्स्ट, यह भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्ष होता या होती है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है कि ये जब जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर है, तो उसके चेयरमैन की तरह ये काम करता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर जो पहला स्टेटमेंट बोला है कि वह राज्यसभा के सभापति के परामर्श के करने के पश्चात सदन में संयुक्त बैठक के लिए नियमों को प्रतिपादन करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं है, देखिए ये जो जब आप जानते हैं, जब भी ऐसा होता है कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा में असहमति है, तो इनकी संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग कराई जा सकती है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 118 के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रेसिडेंट है वो यानी कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं, इन दोनों के साथ कंसल्ट करके इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो फिर ये किसका काम होता है? ये प्रेसिडेंट का काम होता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका जो बोल रहा है, और जब ऐसा होता है तो उसको कौन प्रिसाइड करता है? आप जानते हैं, स्पीकर करता है। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द रूल। ठीक है, तो इसको कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से, ये अपने आप रूल बना सकते हैं। जो की बात कर रहा है इसमें कंसल्टेशन राज्यसभा के चेयरमैन से, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा हमारा। इसका आंसर हो जाएगा 2B। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि विधानसभा के बहुमत सिद्धि करने के लिए फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने हेतु विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। ठीक है, विवेकाधीन यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर। फिर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत फ्लोर टेस्ट आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। तो इसके जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो राज्यपाल है, वो उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो क्या कहते हैं, जब भी फ्लोर टेस्ट के लिए असेंबली की मीटिंग को बुला सकता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, यदि आर्टिकल हम देखा जाए 163, अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 163 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि गवर्नर को एक डिस्क्रिशनरी पावर ये देता है कि यदि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी एडवाइस के बिना, ऐसा नहीं है कि उनको एडवाइस लेना पड़ेगा, जब भी ऐसा लगता है कि गवर्नर को ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी है, उस वक्त इस पार्टी के पास बहुमत हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी देखिए यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे चाहे किसी का बहुमत हो सकता है, कोई ऐसी पार्टी जिसका बहुमत ना हो, लेकिन उनको गवर्नर बुला लेता है, तो उसमें ज्यादा एक हो सकता है कि चांसेस हो सकते हैं उस पार्टी को कि वो उसकी जो है सरकार बन जाए, क्योंकि हो सकता है और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ गठबंधन कर ले, तो ये पावर जो है गवर्नर की खुद की होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, बुलाने की। ऐसा नहीं है जो उस वक्त सरकार, मतलब जो पास्ट की सरकार रही हो पावर में, उसी को बुलाए। तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यदि हम दूसरा स्टेटमेंट देखें, जो कि बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत फ्लोर टेस्ट आयोजित करने का प्रावधान किया गया है, ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है रॉन्ग है। फ्लोर टेस्ट का जो ये प्रावधान है, ये आर्टिकल 163 के अंतर्गत नहीं किया गया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक केस था, SR बुमाई केस, उसके अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट आई थी फ्लोर टेस्ट की। ठीक है, तो इसका ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कैबिनेट समिति के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, जो मंत्री मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, उन्हें भी कैबिनेट समिति में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री भी कैबिनेट समिति के सदस्य होते हैं। फिर कैबिनेट समिति की प्रकृति संविधानेतर है। देखिए, इसका जो पहला स्टेटमेंट है, जो बोल रहा है कि जो मंत्रिमंडल में भाग नहीं है, उन्हें भी कैबिनेट समिति में
सम्मिलित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कुछ-कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो कि कैबिनेट के मतलब पार्ट नहीं है, बट उनको कैबिनेट कमिटी में ऐड किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको कैबिनेट का पार्ट होना ही चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर वही दूसरा बोला, भारत के प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समिति के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है। आप जानते हो बहुत सारी कैबिनेट कमिटी होती हैं, जिसके जो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, सदस्य नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं, कुछ-कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि जिसके होम मिनिस्टर कुछ कमिटीज़ को हेड करते हैं, कुछ को प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और आप देखेंगे जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। तो यदि तीसरा देखें जो बोला है कैबिनेट समिति की प्रकृति संविधानेतर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की होती है कैबिनेट कमिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया बट ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एमपी लैड के संदर्भ में है, एमपी लैड स्कीम। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, फिर दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अपने निर्वाचन राज्य के भीतर कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। तीसरा, देश के किसी भी भाग में गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए कार्यों की अनुशासन कर सकते हैं। देखिए एमपी लैड आप जानते हैं 2020 का जो पेपर था उसमें आया था, तो ये एमपी लैड आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका मेन काम होता है, देखिए ये जो एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत कि डेवलपमेंट वर्क के लिए सबको जो है, जो भी कोई भी अगर पार्लियामेंट्री मेंबर है, जो एमएलए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको जो है कुछ मनी असाइन किया जाता है जो कि अपने रीजन में वो डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसको अनाउंस किया गया था, इस स्कीम को कब किया गया था? 1993 में किया गया था। और जब भी इसको अनाउंस किया गया है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, कब? 1 साल बाद। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भी एमपी है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करीब 5 करोड़ जो है रुपए दिए जाएंगे जो कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि इसका हम पहला स्टेटमेंट देखें जो बोला यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भी बताया कि ये जब बनाई गई थी तब आती थी, फिर उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ला दिया गया था। फिर वही दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये भी इसका रॉन्ग है। ठीक है, फिर थर्ड जो बोल रहा है देश के किसी भी भाग में गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है इसका तीसरा, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये जो बोल रहा है कि इसमें ये जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें यदि देखा जाए कैलेमिटी ऑफ सीवियर नेचर के, तो इसमें क्या होता है एमपी को रिकमेंड किया जाता है मैक्सिमम 10 लाख किसी अफेक्टेड एरिया के लिए। तो ये स्टेटमेंट इसका पूरा कंप्लीट नहीं दिया गया है। देखिए जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है किसी भी रीजन में, तो वहां का जो एमपी है उसको 1 करोड़ तक का जो उस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है वो मतलब दिया जा सकता है, जो कि उसमें कैलेमिटी को कर्ब करने के लिए यूज कर सकता है इस अमाउंट को। तो ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो ये स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला संयुक्त बैठक धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में आयोजित नहीं की जा सकती है। सेकेंड, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जब भी ये जो संयुक्त बैठक होती है तो यह संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं होती है। ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है
368 आर्टिकल के थ्रू, तो उसको दोनों सदन को अलग अलग, लोकसभा को राज्यसभा को अलग अलग ही पास करना है। उनके लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। और ये जो दूसरा बोला, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसे राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब भी हमेशा जो है ये स्पीकर प्रिसाइड करता है, और इन केस स्पीकर नहीं है उस वक्त, तो ज्वाइंट सिटिंग में, तो उस वक्त डेप्यूटी स्पीकर आएगा उसको प्रिसाइड करने के लिए, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन निकायों की अध्यक्षता की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, बिल्कुल सही। फिर दूसरा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तीसरा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। फिर चौथा, राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनमें कुछ कुछ बॉडी हैं जिसकी वो अध्यक्षता करते हैं। तो ये सारी बॉडीज इसके अंतर्गत आती हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इन सब की अध्यक्षता करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इसका आंसर हो जाएगा D 1 2 3 4। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो राज्यपाल से रिलेटेड है। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, एक संसद सदस्य को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, राज्यपाल राज्य सरकार के अधिक सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु नियम बनाता है। ठीक है। फिर तीसरा, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। देखिए, इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है कि एक संसद सदस्य के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है। कोई भी जो यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको नहीं किया जा सकता है अपॉइंट एज अ गवर्नर, क्योंकि ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। यदि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गवर्नर की पोस्ट उसको देनी है, तो जैसे ही वो उसमें आएगा तो उसको अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पोस्ट है उससे रिजाइन करना होगा, तभी वो पद ये संभाल सकता है, वरना नहीं। ठीक है। और ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जो बोला है गवर्नर को रूल बना सकता है कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए। तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कुछ कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दी गई हैं, जिसमें कुछ रूल जो है बिजनेस, ताकि अच्छे से चल पाए गवर्नमेंट का, तो जो है इसके पास, गवर्नर के पास जो है ये अधिकार होता है। तो इसका दूसरा भी सही है। फिर जो तीसरा बोल रहा है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, तो ये भी बिल्कुल सही है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहा है। राज्यसभा के विपक्ष नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना है हमको। उसे राज्यसभा के अपने दल का वरिष्ठतम अध्यक्ष होना चाहिए। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल कंफर्म है कि सही नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सबसे सीनियर मेंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी मेंबर है जो मेनली उसका लीडर हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसको असाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, उसे राज्यसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। जो भी राज्यसभा की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी अपोजिशन में, उसको अपोजिशन असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे आप जानते हैं अभी इस वक्त हमारी कांग्रेस है, बट कांग्रेस
को भी असाइन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन असाइन करने के लिए करीब 10% जो है आपके पास सीट्स होनी चाहिए, जो उनके पास नहीं है। तो इस वजह से जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट दूसरा है ये सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही होते ही ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, उसे राज्यसभा के सभापति द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उसको जो चेयरमैन है उस हाउस का, उसकी मान्यता होनी चाहिए, वो रिकॉग्नाइज करे तभी जो है उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। पहला ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारतीय संसद के संदर्भ में मावलंकर नियम की बात कर रहा है। मावलंकर आप जानते हैं, जीवी मावलंकर हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको याद किया जाता है सिलेक्शन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। ठीक है, इन्होंने ये एक रूल दिया था कि जो 10% स्ट्रेंथ होगी किसी भी हाउस की, ठीक है, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होगा, पार्लियामेंट्री पार्टी के पास, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है, तो उसको अपोजिशन पार्टी और उसका जो हेड होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये है जीवी मावलंकर रूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, विपक्ष के नेता का चयन करना। इन्हीं की वजह से कांग्रेस को अभी भी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो 2009 का इलेक्शन हुआ था, 2019 का इलेक्शन हुआ है, उसमें कांग्रेस ने केवल 52 सीट्स लोकसभा में ली हैं और करीब 10% सीट्स चाहिए जो कि 55 है, तो कांग्रेस लैग कर रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत के संविधान की संघ सूची में नहीं है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से नहीं है, तो ये भी आपको पता है, आपको रट्टा वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो ये बोल रहा है सूची में है, तो पहला जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, फिर सेकंड अंतरराष्ट्रीय संगरोध, इंटर स्टेट क्वारंटाइन। फिर थर्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा, 2 और 3। ये दोनों चीजें जो है यूनियन लिस्ट में है। यदि अगर पहला देखा जाए जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो है कॉन्करेंट लिस्ट की 52nd सूची में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो निम्नलिखित समिति दी हुई है उनमें से कौन सी समिति, निम्नलिखित समिति में से किसमें लोकसभा राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है नियम समिति, सेकंड कार्य मंत्रालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, फिर लास्ट गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को तथा संकल्पों संबंधी समिति। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। तो इसका पहला स्टेटमेंट, वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। वह चक्रानुक्रम में संबंधित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कर सकता है। ठीक है, ये जो जोनल काउंसिल है उसमें एज एक्ट चेयरमैन की तरह उसको एक्ट कर सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कोई भी जो है प्रोविजन नहीं है। देखिए क्या है, ये इस एक्ट में ऐसा दिया हुआ है कि जो वाइस चेयरमैन बन सकते हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जो है वाइस चेयरमैन बन सकते हैं, ना कि उसके चेयरमैन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसका थर्ड स्टेटमेंट, वह मतभेद की स्थिति में किसी मंत्री से त्यागपत्र देने या राज्यपाल को उसे पदच्युत करने का परामर्श दे सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ, वह नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है। चौथा, 1, 3, 4 तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप जानते हैं ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है जो कि है एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पहला स्टेटमेंट बोला यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही। भारत का महान्यायवादी विधिज्ञ परिषद का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और यह भारत की विधि शिक्षा के मानकों को निर्धारित करता है। तो ये तो जनरल सा स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही है, बार काउंसिल का ये काम है, इंपॉर्टेंट काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। फिर चलिए अब बात कर रहे हैं सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की। तो गुड गवर्नेंस के मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा या फिर बाधाएं हैं? पहला, अत्यधिक केंद्रीकरण और नीतियां एवं कार्य योजनाएं, बिल्कुल सही। यदि आप लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को जो लोकल गवर्नमेंट है उनको ज्यादा पावर नहीं देंगे, आप सारी पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज करेंगे, तो एक गुड गवर्नेंस काम नहीं करेगा। ग्राउंड लेवल पे काम जो है डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है बाधा है। फिर नेक्स्ट, नागरिकों द्वारा नियमों के अनुपालन का निम्न स्तर, ये भी सही है, ये भी एक तरह से बाधा का काम करेगा अगर लोग पालन नहीं कर रहे हैं नियमों का। फिर नेक्स्ट, निष्पादन मूल्यांकन पद्धति की अप्रभावी संरचना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेवोत्तम सेवा प्रदाय उत्कृष्ट मॉडल के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? नागरिक अधिकार पत्र सृजन चार्टर का प्रभावी कार्यान्वयन। ठीक है, फिर दूसरा, उत्तम लोक शिकायत निवारण पद्धति, बिल्कुल सही। सेवा प्रदाय तत्परता और परिणामों की उपलब्धि, इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि सेवोत्तम सर्विस मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पे बहुत ही अच्छी अगर सर्विस देनी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिटीजन चार्टर, जो उनका मैंडेट होगा उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें जो जो चीजें दी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप उसको अच्छे से काम कर पाओगे उस मॉडल पे। फिर वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं उत्तम लोक शिकायतों का निवारण की, मान लीजिए जो पब्लिक ग्रीवांसेस हैं, जो लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको आप एड्रेस अच्छे से करेंगे तो आप एक सर्विस डिलीवरी में काफी आगे से वो उत्तम सर्विस दे रहे हैं। और तीसरा तो बिल्कुल ऑब्वियस ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोला निम्नलिखित में से किसके लिए निर्वाचन की जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया गया है? तो पहला बोला विधान परिषद, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा राज्यसभा और चौथा नगर पालिका। आप जानते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे जाति से रिलेटेड जो है आरक्षण दिया गया है, अब विधानसभा राज्यसभा इन सब जगहों पे नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।